नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बिना ड्राइवर वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन। कहा, भविष्य की जरूरतों के अनुसार शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। दुनिया के चालक रहित 7% मेट्रो नेटवर्क में शामिल हुई दिल्ली मेट्रो। कम खर्च में बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित कर रही है सरकार। 100वीं किसान रेल की शुरुआत के मौके पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, भंडारण और सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण पर निवेश से किसानों को मिल रहा है सीधा फायदा। सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच 30 दिसंबर को होगी अगले दौर की बातचीत। 25 से अधिक किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों के पक्ष में जताया समर्थन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में जागरूकता अभियान चलाने का मीडिया से किया आह्वान। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के कार्यक्रम में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसे उत्पाद विकसित करने पर दिया जोर। कहा, प्लास्टिक इस्तेमाल को लेकर व्यवहार बदलने की जरूरत। और देश में कोविड टीकाकरण का अभ्यास शुरू। पहले चरण में आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में 2 दिन का अभ्यास। देश में कोरोना से रिकवरी दर बढ़कर 95.83%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में देश की पहली बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य की जरूरतों के मुताबिक शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करके चुनौती को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थानीय मांग और उत्पादों को उच्च स्तर का बनाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। मेक इन इंडिया के विस्तार और आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से हो रहे शहरीकरण को चुनौती के बजाय अवसर के रूप में देखना चाहिए, जो देश में बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण और लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए मंच उपलब्ध करा सकता है। शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए। एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक ऐसा अवसर जिसमें हम ईज ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। सोच का ये अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है। देश में मेट्रो रेल का निर्माण भी इसका एक उदाहरण है। देश भर में मेट्रो लाइनों के विकास को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 में 5 शहरों में मेट्रो चल रही थी। अब देश के 18 शहरों में मेट्रो चलाई जा रही है और अगले 5 सालों में 25 से अधिक शहरों तक मेट्रो ट्रेन का विस्तार होने जा रहा है। उन्होंने मेट्रो सेवाओं के विस्तार के लिए मेक इन इंडिया के महत्व पर जोर दिया। 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। साथियों, मेट्रो सर्विसेज के विस्तार के लिए मेक इन इंडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया से लागत कम होती है, विदेशी मुद्रा बचती है और देश में ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है। रोलिंग स्टॉक के मानकीकरण से जहां भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हुआ है, वहीं हर कोच की लागत अब 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ पहुंच गई है। साथियों, आज
4 बड़ी कंपनियां देश में ही मेट्रो कोच का निर्माण कर रही हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन किया। देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे। वर्ष 2022 तक ये सुविधा समूचे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर उपलब्ध हो जाएगी। आधुनिकीकरण के लिए एक ही तरह के मानक और सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। कॉमन मोबिलिटी कार्ड का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। आप जहां कहीं से भी यात्रा करें, आप जिस भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करें, ये एक कार्ड आपको इंटीग्रेटेड एक्सेस देगा। यानी एक कार्ड ही हर जगह के लिए पर्याप्त है। ये हर जगह चलेगा। 37 किलोमीटर लंबी जनकपुरी पश्चिम से बोटैनिकल गार्डन के बीच चलने वाली मजेंटा लाइन पर कुल 25 मेट्रो स्टेशन हैं, जहां ये बिना ड्राइवर वाली ट्रेन चलेगी। नई पीढ़ी की इन रेलगाड़ियों के परिचालन से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन विश्व के उन 7% मेट्रो नेटवर्क के विशेष समूह में शामिल हो गया है जो चालक रहित परिचालन की सेवाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। आज देश की 100वीं किसान रेल की शुरुआत के मौके पर उन्होंने कहा कि किसान रेल जैसी सुविधाएं मिलने से कैश क्रॉप, ज्यादा पोषक फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन बढ़ेगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि से जुड़े एक्सपर्ट्स और नई टेक्नोलॉजी का कृषि में इस्तेमाल किया जा रहा है। भंडारण, कोल्ड स्टोरेज से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फूड प्रोसेसिंग उद्योग, सभी उनकी सरकार की प्राथमिकता है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये किसान रेल महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के हर क्षेत्र के किसानों को किसान रेल से कनेक्ट किया जा रहा है। किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। हमारी सरकार भंडारण की आधुनिक व्यवस्थाओं पर, सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण पर करोड़ों करोड़ का निवेश तो कर ही रही है, किसान रेल जैसी नई पहल की जा रही है। कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी टेक्नोलॉजी भी पहले से मौजूद रही है। अब किसान रेल के माध्यम से इस शक्ति का बेहतर इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। साथियों, छोटे किसानों को कम खर्च में बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे किसानों को कम खर्च में बड़े बाजार देने के लिए सरकार की नीयत और नीति पूरी तरह साफ है। ये किसान रेल एक प्रकार से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज भी है। यानी इसमें फल हो, सब्जी हो, दूध हो, मछली हो, यानी जो भी जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, वो पूरी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। जहां तक भाड़े की बात है, तो इस रूट पर रेल का माल भाड़ा ट्रक के मुकाबले वैसे भी लगभग 1700 रुपये कम है। 1700 रुपये। किसान रेल में तो सरकार 50% छूट भी दे रही है। इसका भी किसानों को लाभ हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान रेल से पश्चिम बंगाल के किसानों को बड़ा विकल्प मिला है। आज पश्चिम बंगाल का किसान भी इस सुविधा से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल में आलू, कटहल, गोभी, बैंगन जैसी अनेक सब्जियां खूब होती है। इसी तरह अनानास, लीची, आम, केला ऐसे अनेक फल भी वहां के किसान उपजाते हैं।
मछली चाहे मीठे पानी की हो या खारे पानी की, पश्चिम बंगाल में कोई कमी नहीं है। समस्या इनको देश भर के मार्केट तक पहुंचाने की रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम कृषि संपदा योजना के तहत मेगा फूड पार्क्स, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, ऐसे करीब 6,500 प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए हैं। आत्मनिर्भर अभियान पैकेज के तहत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए 10,000 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। करीब 25 किसान संगठनों ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने नए कृषि सुधार बिलों के समर्थन में ज्ञापन दिया और कहा कि ये सभी बिल किसानों के हित में हैं, इन्हें वापस नहीं लिया जाना चाहिए। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। मोदी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ आगे बढ़ पाए। जिन सुधारों की आवश्यकता है वो सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री हिम्मत दिखा पाए और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम किया जा रहा है उस काम को आगे बढ़ाने में देश के नागरिक का, किसान का, नौजवान का, महिला का जो अपना दायित्व है उस दायित्व को समझकर तो मैं समझता हूं कि बहुत कम समय लगेगा जब देश की तस्वीर भी बदलेगी और देश की तकदीर बदलने का भी काम हम लोग मिलकर। इस बीच 29 दिसंबर को होने वाली किसान नेताओं और सरकार की बैठक अब 30 दिसंबर को होगी। बैठक विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे होगी। कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने संयुक्त किसान मोर्चा को पत्र लिखकर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। मंगलवार को बैठक का प्रस्ताव किसानों ने दिया था, लेकिन सरकार ने इसे 1 दिन के लिए बढ़ाकर 30 दिसंबर के लिए तय किया है। अब तक केंद्र और 40 प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एकल इस्तेमाल वाली प्लास्टिक के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर मीडिया अभियान चलाने का आह्वान किया है। विजयवाड़ा में केंद्रीय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने पर्यावरण और विकास को संतुलित करने के लिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसे पर्यावरण अनुकूल उत्पाद विकसित करने पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को प्लास्टिक उत्पादों के निपटाने के तरीके में बदलाव लाने के लिए अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के बारे में लोगों को जागरूक करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि समस्या प्लास्टिक के साथ नहीं है, बल्कि समस्या प्लास्टिक के प्रति हमारे दृष्टिकोण में है। Longevity and durability have posed several challenges to our environment. This is also an important aspect. Convenience items that are intended for single use are being continuously discarded to the landfills, littering and our landscapes, thereby creating threats for aquatic and marine life. If you go to the beaches, some of the beaches you can find plastic finding a way and then sea trying to throw it. So it is affecting the biotic life. And also improper littering habits and lack of awareness on plastic waste management has resulted in many environmental hazards. Bad management in many ways have created health hazards, environmental hazards. The solution is not to avoid plastics, but to ensure that it is used responsibly and recycled properly. People's mindset will change only through sustained awareness campaign, continuous awareness, जन जागृति, ये बहुत जरूरी है। जनता में जागृति पैदा करें तो तभी परिवर्तन होगा, अदरवाइज केवल सरकार के प्रयासों के द्वारा आप सफल नहीं हो पाएंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में प्लास्टिक की प्रति व्यक्ति सालाना खपत 12 किलोग्राम है। उपभोक्ता प्लास्टिक में हम दुनिया के सर्वोच्च 5 देशों में हैं। 30,000 से अधिक प्लास्टिक इकाइयां 40 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती हैं।
फिर भी प्लास्टिक कूड़े का प्रबंधन आज समय की मांग है। Golden opportunity for our entrepreneurs. It is estimated that the waste management market in India will reach around $13.62 billion by 2025. Waste management. While the plastic recycling market in India is estimated to grow at a rate of 6.5% to attain a market size of $53.72 billion by the end of 23. So probably that is why the term waste to wealth. Nothing is waste. You can convert the waste into wealth. So this is becoming a accepted popular parlance. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जलवायु परिवर्तन को लेकर भी चिंता जताई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संस्थान का भी दौरा किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज स्वर्ण भारत ट्रस्ट के कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कार्यक्रम में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने न्यूमोनिया रोग के लिए स्वदेश में पहला टीका विकसित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के न्यूमोकोकल कंजुगेट टीके न्यूमोसिल को लॉन्च किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दुनिया में हर तीसरे बच्चे को सीरम इंस्टीट्यूट का टीका लगता है और ये टीका मौजूदा समय में 2 विदेशी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे टीकों के मुकाबले काफी सस्ता है। भारत के औषधि नियामक ने पुणे स्थित संस्थान से प्राप्त टीके के क्लिनिकल ट्रायल के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद जुलाई में ही टीका न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुगेट को बाजार में उतारने की अनुमति दे दी थी। भारत में कोविड टीकाकरण का अभ्यास शुरू हो गया है। पहले चरण में 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में 2 दिन का अभ्यास चल रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य चुनौतियों की पहचान करना और योजना में अपेक्षित परिवर्तन करना है ताकि टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह बाधा रहित बनाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 दिन के इस अभ्यास से विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों को आवश्यक अनुभव उपलब्ध होगा। इससे कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया की जांच करने और संबंधित चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। अभ्यास के दौरान टीकाकरण के बाद के संभावित दुष्प्रभावों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभ्यास के दौरान मिली जानकारी और सुझाव राज्यों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराए जाएंगे। इस बीच देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट का रुख जारी है। वहीं सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक हुए रोगियों की संख्या 95 लाख से अधिक हो गई है। देश में प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर कोविड मामलों की संख्या और प्रति 10 लाख आबादी पर मृत्यु की संख्या विश्व में सबसे कम है। देश में पिछले 1 महीने से दैनिक नए मामलों की तुलना में दैनिक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक चल रही है। इससे सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट का रुख जारी है। रविवार को देश भर में 20,021 लोग कोविड से पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी अवधि के दौरान 21,131 नए मरीज ठीक हुए हैं। इससे कुल सक्रिय मामलों की संख्या में 1,389 मामलों की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,77,301 है। इसके साथ ही कोरोना के सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी घटकर 2.72% हो गई है। वहीं कोविड को हराकर ठीक हुए मरीजों की संख्या अब बढ़कर करीब 98 लाख हो गई है। रिकवरी दर बढ़कर 95.83% तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से मृतकों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में 279 रोगी कोविड से मौत के शिकार हो चुके हैं, जिसके साथ ही कोविड की वजह से अब तक 1,47,900 से अधिक रोगियों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में मृत्यु दर 1.45% है। ICMR के मुताबिक अब तक देश भर में करीब 16 करोड़ 88 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 7,15,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सियोल में हैं। अपनी 2 दिनों की कोरिया यात्रा के दौरान आज उन्होंने दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सू वुक से मुलाकात की। रक्षा उत्पाद मामले के मंत्री गांग उन हो से भी मिले।
दोनों देशों के बीच नौसेना, थल सेना और वायुसेना की जरूरतों से लेकर अति संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक रक्षा उत्पादों को लेकर भी बात चल रही है। कोरिया के इन दोनों मंत्रियों के साथ मुलाकात में थल सेना अध्यक्ष ने रक्षा निर्यात से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की। भारत के किसी आर्मी चीफ की ये पहली कोरिया यात्रा थी। चीन के साथ तनातनी की स्थिति बनने के पहले ही भारत ने रक्षा से संबंधित किसी भी चीनी उपकरणों को शामिल करने की मनाही कर रखी है। ऐसे में दक्षिण कोरिया की तरफ से भारत को संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान मिल सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की आज 68वीं जयंती है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत साथ ही गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने उन्हें याद किया और अपनी श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया कि आज मेरे घनिष्ठ मित्र और सहयोगी स्वर्गीय अरुण जेटली जी का जन्मदिन है। एक प्रखर वक्ता, विद्वान, विधिज्ञ, सांसद, राष्ट्र के लिए समर्पित राजनेता। उनके बाद मनमानस में जो अपूर्णीय रिक्ति आई है उसमें उनकी स्मृतियां ही वास करती हैं। पुण्य स्मृति को सादर नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि वो अपने मित्र अरुण जेटली जी को उनकी जयंती पर याद करते हैं। जो लोग उनके करीब थे वो उनके व्यक्तित्व, कानूनी कौशल और बुद्धिमत्ता को याद करते हैं। अरुण जेटली ने भारत की प्रगति के लिए अथक प्रयास किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुण जेटली की 68वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। पहले ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अरुण जेटली एक बेहतरीन सांसद, मंत्री और राजनेता थे। मेरे जीवन में जब संकट आया तब बहुत सारे लोगों ने मुझे मदद की। मैं ना नहीं बोल सकता, इतना गहरा संकट था, मगर अरुण जी ने हर क्षण एक बड़े भाई की भूमिका निभाकर, उंगली पकड़कर ये पूरे संकट से मुझे बाहर निकालने में बहुत बड़ा योगदान था। मैं उसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करूंगा तो मेरे लिए भी वो उचित नहीं होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अरुण जेटली ने न सिर्फ देश को आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ाया बल्कि भारतीय क्रिकेट में भी बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली ने पर्दे के पीछे रहकर आईपीएल का मजबूत खाका बनाया। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर आईपीएल का एक मजबूत खाका बनाया, इसको लीगल आधार भी प्रदान किया और जो शुरुआत में थोड़े बहुत प्रश्न हुए उसमें भी उनकी ही नेतृत्व में बनी हुई कमेटी ने इसको निरस्त किया, निराकरण किया और आईपीएल पटरी पर चढ़ चुकी है और देश भर के हजारों युवा क्रिकेटरों को क्रिकेट को कैरियर ये नाते अपनाने में आज जरा भी झिझक नहीं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।